नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली में डटे किसानों के आंदोलन का अपडेट, 5वें दौर की बातचीत के बाद क्या चलेगा भारत बंद, और किसानों के पक्ष में अवार्ड वापसी पर कैसे मचा है सियासी बवाल। साथ ही आपको बताएंगे हैदराबाद निगम चुनाव में जीत के बाद क्या है बीजेपी का प्लान 120 डेज। साथ ही बताएंगे बीएसपी नेता ने क्यों की पीएम मोदी की तारीफ। 10 दिनों से दिल्ली की घेराबंदी करके बैठे किसान अब आंदोलन को और तेज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उससे पहले किसान संगठनों की सरकार से आज एक बार फिर से बातचीत होगी। बातचीत से पहले किसानों ने सरकार पर दबाव डालने के लिए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद आज सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। पहले एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे किसान अब कृषि कानून को खत्म करने की जिद पर अड़ गए हैं। इस दबाव की रणनीति के बीच आज दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। अब तक के रुख से लग रहा है कि सरकार एमएसपी जारी रखने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर सकती है। इससे फसल के मंडियों व खुले बाजार में एमएसपी पर बिकने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और कंपनी के बीच विवाद पर एसडीएम डीएम कोर्ट के अलावा किसान अदालत जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार खुले बाजार में टैक्स लागू करने या राज्य सरकार से सरकारी मंडियों में टैक्स समाप्त करने की अपील कर सकती है। इसके अलावा संशोधित बिजली विधेयक, पराली पर जुर्माना, किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने जैसी मांगों को मान लेने की संभावना है। लेकिन किसान सरकार की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। उनकी एक ही जिद है कि कृषि कानून खत्म किया जाए। किसान न केवल जिद पर अड़े हैं बल्कि अब उन्होंने तय किया है कि 5 दिसंबर यानी आज किसान देश भर में केंद्र सरकार के पुतले जलाएंगे और फिर 8 दिसंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद किया जाएगा। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ठीक है, नहीं ਅਸੀਂ वापस आ जाएंगे। जो मेरे किसान भाई घर बैठे हैं, जो सो रहे हैं, जो गफलत में है, वो तैयारी करे और इस दिल्ली के यज्ञ में आके अपनी आहुति दे। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सरकार ने नरमी के संकेत तो चौथे दौर की बातचीत में ही दे दिए थे, लेकिन किसान नेता टस से मस नहीं हुए। अब देखना है कि आज की बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। किसान संगठन सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। जो लोग सड़कों पर हैं उन्होंने घेराबंदी कर दी है और जो लोग घरों में हैं वो अपने अवार्ड लौटा रहे हैं। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म भूषण लौटा दिया है। अकाली दल के ही सुखदेव सिंह ढींढसा भी पद्मश्री लौटा रहे हैं। इनके साथ साथ अब तक कुल 13 लोगों ने अवार्ड वापसी करने का ऐलान किया है। किसान जहां दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं तो उनके समर्थन में आज कई हस्तियां अवार्ड वापस करने के लिए राष्ट्रपति भवन आ रही हैं। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड विजेता रेसलर करतार सिंह आज अवार्ड लौटाएंगे। बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह भी अपना अर्जुन अवार्ड लौटाएंगे। हॉकी खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा अर्जुन अवार्ड लौटाएंगे। इस बीच अवार्ड वापसी को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रकाश सिंह बादल पर निशाना साधा है। कैप्टन का दावा है कि बादल का ये दांव काम नहीं आएगा। बिल्कुल गलत। आप मेंबर बन के उस कैबिनेट दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे उसने आप पास किया और बिल्कुल गलत। आपने मंत्री बन के वो बिल पास किया है और प्रकाश सिंह बादल को पता ही नहीं है कि उनकी बहू ये कर रही है, उनकी पार्टी ये कर रही है, उनकी पार्टी विधानसभा में समर्थन नहीं कर रही। ये किस तरह की लीडरशिप है। आज उन्होंने अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया राष्ट्रपति को। उससे क्या होता है पता नहीं इनको। अवार्ड दिया किसने? पद्म विभूषण वापस करके कहते हैं कि मैंने कौम के लिए कुर्बानी की है। ये ड्रामेबाजी आज से 40 साल पहले चलती थी। ड्रामेबाजी ये चलती सी आज तो 40 साल पहला। तो अवार्ड वापसी पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इसे सियासी जामा पहनाया जा रहा है। क्या ये सियासत किसान आंदोलन पर भी असर डालेगी? ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को मिली है बड़ी जीत। 48 सीटों के साथ डीएचएमसी में दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है बीजेपी। जीत के जयघोष के साथ ग्रेटर हैदराबाद में शुरू हुआ बीजेपी का भाग्य। 4 साल में 4 सीट से 48 सीट पर आ पहुंची बीजेपी।
बदलाव के बयार साफ नज़र आ रहे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, विशेषकर हमारे अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी होंगे या फिर हमारे जो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर प्रचार किया है और एक पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है, तो मुझे लगता है कि उसके कारण लोगों में एक विश्वास तैयार हुआ और देश भर में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मकता है। 4 सीट वाली बीजेपी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दूसरी बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का सियासी किला साबुत बचा रह गया। हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी जीत, 44 सीटों के साथ ओवैसी अजय। पूरे चुनाव प्रचार से लेकर नतीजों तक बीजेपी ने आंधी की रफ्तार से बढ़त बनाए रखी, लेकिन अपने ओल्ड हैदराबाद के किले में अजय ओवैसी ने कहा, बीजेपी आंधी है तो हम तूफान हैं। आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? बीजेपी की बढ़त और अपने गढ़ में अजय ओवैसी के बीच कमजोर कड़ी साबित हुई तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस, जिससे पिछले चुनाव में 150 सीटों में से 99 पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी 55 सीटों पर सिमट गई। 99 से 55 पर सिमटी टीआरएस, तेलंगाना में खतरे की घंटी। आज आपको ये समझनी चाहिए कि जो दावा बीजेपी का था कि हम पूरे के पूरे सीट जीतेंगे, हम मेयर बनाएंगे, तो वो तो नहीं हुआ। बराबर टीआरएस के साथ वोटर जुड़ा हुआ है। देश के सबसे बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक हैदराबाद में बीजेपी के बढ़त के आगे टीआरएस ने तो फिर भी सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव बनाए रखा। कांग्रेस का तो पत्ता ही साफ हो गया। कभी टीआरएस तो कभी ओवैसी के सहारे दहाई अंकों में सीट लाने वाली कांग्रेस इस बार सिंगल डिजिट में सिमट गई, जिसका सीधे फायदा बीजेपी को मिला। मेयर भले ही इस बार भी टीआरएस का ही बनेगा, लेकिन 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की सियासी जमीन इस जीत के साथ पुख्ता हो गई। हैदराबाद में भगवा लहराने के बाद बीजेपी का तेलंगाना ही नहीं, पूरे साउथ के लिए पॉलिटिकल मैप तैयार हो चुका है। क्या चार मीनार से खुलेगा बीजेपी के लिए साउथ की राजनीति का द्वार? बिहार चुनाव में बढ़त के बाद बीजेपी के खाते में आई ये दूसरी अहम जीत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मिली जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। मोदी जी के विकासवाद को मुहर लगाने के लिए तेलंगाना की जनता भी आतुर है। अभी अभी उसने दुबाका में अपना मोहर कमल को लगाई थी, विकासवाद को मोहर लगाई थी, मोदी जी के काम को मोहर लगाई थी, और अब हैदराबाद में भी उन्होंने काम किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान से बड़े हौसले को समझिए। जीएमएचसी चुनाव दायरे के लिहाज से छोटा भले हो, लेकिन इसके नतीजों के साथ साथ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। हैदराबाद के नतीजों ने साउथ की सियासत में बीजेपी के लिए डबल डोर खोल दिए हैं। वैसे साउथ में बीजेपी सत्ता की मोहताज नहीं, बल्कि कर्नाटक में उसकी सरकार है। अब जीएमएचसी चुनाव में 48 सीटें हासिल करने के बाद तेलंगाना की 24 विधानसभा सीटों पर बड़ी मुकाबलेदार बनकर उभरी है बीजेपी। जीएमएचसी के दायरे में 24 विधानसभा सीटों के साथ 5 लोकसभा सीटें भी हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट 7 से बढ़कर 20 हो चुका है। जो पूरे म्युनिसिपल ग्रेटर हैदराबाद में यानी हम 4 से यानी 48 सीट तक हम जीतने में कामयाब हो गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी ये तो सेमीफाइनल है, आने वाला जो फाइनल मैच होगा वो होगा विधानसभा का मैच, और उसमें भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम जीत के आएंगे और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस रणनीति के तहत बीजेपी ने जीएचएमसी चुनाव में अपने टॉप रैंक नेताओं को प्रचार अभियान में उतारा था। स्थानीय मुद्दों के बीच सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टीकरण को पिच किया था और चुनावी नतीजों में अपनी टैली पिछले चुनाव से 12 गुना ज्यादा बढ़ाने में कामयाब रही। इस कामयाबी का अगला प्लान है साउथ में सियासी विस्तार। वो भी ज्यादा दूर नहीं, बल्कि 2021 में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो 2023 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश असेंबली के चुनाव होने हैं। इसके अलावा जीएचएमसी में बड़ी जीत को बीजेपी देश के सबसे बड़े महानगर पालिका चुनाव बीएमसी में भी आजमाएगी। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में अभी से ही बीएमसी चुनावों की तैयारी तेज कर दी है, जिस पर फिलहाल शिवसेना का कब्जा है।
कोई चुनाव छोटा नहीं होता। इस बयान के बाद बीजेपी ने अपनी ताकत बूथ और मंडल स्तर पर मजबूत करनी शुरू कर दी। इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे देश में 2 महीने तक की यात्रा का प्लान बना रहे हैं। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से बिहार दौरे पर हैं। हर की पौड़ी पर गंगा आरती से शुरू हुआ बीजेपी अध्यक्ष के 120 दिनों का राष्ट्रीय दौरा और इसके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत की 2 दिवसीय बिहार यात्रा। दोनों तस्वीरों में सियासी कनेक्शन बीजेपी की हालिया चुनावी जीत का है, जिसका क्रेडिट बीजेपी अध्यक्ष के नाते जेपी नड्डा को जाता है। 2 महीने के राष्ट्रीय दौरे का पहला अड्डा उत्तराखंड है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था, लिहाजा जेपी नड्डा का प्लान है पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ और मंडल लेवल तक सक्रिय करने का, निचले स्तर पर पार्टी और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का। 120 दिन में जेपी नड्डा अलग अलग राज्यों में बैठक करेंगे। बिहार चुनाव में जेपी नड्डा ने जीत के बाद जो जमीन तैयार की है, उसके बाद संघ प्रमुख का दौरा भी अहम है। मोहन भागवत अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक को संबोधित करने के बाद बिहार और झारखंड में संगठन के विकास की रणनीति का जायजा लेंगे। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि कुछ ही हफ्तों में कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने हर हिंदुस्तानी तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक बयान ने देश के 130 करोड़ लोगों की टेंशन को बहुत कम कर दिया है। अब ये तय माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत या नए साल की शुरुआत में देश के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने 8 वैक्सीन का जिक्र किया जो ट्रायल के आखिरी फेज में हैं। 8 में से 5 वैक्सीन विदेशी हैं, जबकि स्वदेशी वैक्सीन में पहली पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन है, दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, जबकि तीसरी जायडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने डिटेल में प्लानिंग की है। वैक्सीन को हवाई जहाज के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन स्टोरेज की व्यवस्था होगी। वैक्सीन को मेडिकल सेंटर तक पहुंचाने का काम होगा। वैक्सीन के लिए सिरिंज की जिम्मेदारी देश की 3 बड़ी कंपनियों को दी गई है। केंद्र सरकार के ऐलान के साथ ही राज्य सरकारें भी वैक्सीन के रखरखाव और डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियों में जुट गई है। पीएम मोदी की पहचान एक अच्छे वक्ता के तौर पर तो है ही, वो माहौल को सहज बनाने में भी माहिर है। कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा कि जिसने भी देखा वो मुस्कुरा दिया। प्रधानमंत्री के सामने बीएसपी के सतीश मिश्रा मुखातिब थे। कोरोना से निपटने और वैक्सीन को लेकर अपनी पार्टी की तरफ से सुझाव दे रहे थे। इस दौरान क्या हुआ आप भी सुनिए। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तथा स्वास्थ्य मंत्री जी को Yes, now it is coming. I'm sorry उसकी वजह से मैं ये कह रहा था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए खास तौर से ऐसा नहीं, कल मोदी जी ने सतीश जी की आवाज को दबा दिया। नहीं, आप तो सबकी आवाज को, सभी की आवाज को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस देश की आवाज बढ़ा रहे हैं और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कभी। इस बैठक में पीएम ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन कुछ ही हफ्तों में आ सकती है। यूपी के अलीगढ़ में लव जिहाद के आरोप में एक शख्स की कोर्ट कैंपस में पिटाई हो गई। युवती को शादी का झांसा देकर कोर्ट मैरिज करने पहुंचे युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की का नाम अंजलि है, मेरा नाम सोनू मलिक है। मैं नहीं जाऊंगा।
पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये शख्स फिल्मी आशिकों की तरह बस एक ही नाम की रट लगाया जा रहा था। लड़की का नाम अंजलि है, मेरा नाम सोनू मलिक है। मैं जाऊंगा। लड़की भी उसी की जुबान में पुलिस से रहम की गुहार लगा रही थी। अलीगढ़ कोर्ट कैंपस के दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जब दुनिया के सामने इश्क का इजहार करने वाली इस लड़की का हकीकत से सामना हुआ तो वो कहने लगी कि लव जिहाद का शिकार हुई है। राजस्थान के टोंक जिले से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर लड़कियों की वीडियो वायरल करने वाले 2 आरोपी युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई। जिन 2 आरोपियों पर लोगों का गुस्सा फूटा है, उन पर आरोप है लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके करीब आने, अश्लील फोटो खींचने और फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने का। ये पूरा मामला टोंक जिले के मालपुरा का है, जहां आरोप तो 4 युवकों पर है और उनमें से 2 लोग भीड़ के हत्थे चढ़ गए। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती, तब तक दोनों युवकों की बुरी तरह पिटाई हो चुकी थी। पुलिस के पहुंचने पर भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि देर तक 2 फरार आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग शुरू हुई। ये पूरी रस्साकशी 3 घंटे तक चलती रही। इसकी खबर लगते ही मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग के साथ राजस्थान सरकार से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। अब जिस तरह से यूपी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, गुजरात सरकार ने जो लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाया, जल्दी जल्दी यहाँ कानून बनाया जिससे ये हमारी बच्चियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करते हैं उनको रोका जाए। टोंक जिले का ये पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले ऐसे ही एक मामले में युवक की हत्या और एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ चुका है, लेकिन इनमें से किसी मामले में सजा अभी तक नहीं हुई। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर के कौन-कौन से बॉर्डर बंद हैं और कहां-कहां ट्रैफिक होगा बाधित, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।